नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं भाई मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से आप कर रहे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर होने वाला है, आज आपका मॉडल पेपर 8 नंबर का होने वाला है। कौन से नंबर का? 8 नंबर का। 7 हमने मॉडल पेपर आपके लिए दे दिए हैं और सातों क्लास की हमने क्या बना दी आपके लिए? प्लेलिस्ट बना दी है। क्या बना दी है? प्लेलिस्ट बना दी है। तो प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर भी आप प्लेलिस्ट को पूरी को देख सकते हो। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ऑल पर आप क्लिक कर लें। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगा। और ध्यान रखो दोस्तों, एक 10 रुपये वाली कॉपी लीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिखता है तो उसे नोट कीजिएगा, और आपका प्रीवियस ईयर दिखता है तो उसका तो आपका प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? देखो, बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया होता है आपका जीवाणु होता है। क्या होता है? जीवाणु। अब बताइएगा कि जीवाणु से कौन सा रोग फैलता है? देखो, आंत्रज्वर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आंत्रज्वर क्या होता है? ये आपका आंत्रज्वर टाइफाइड को कहते हैं। किसको? टाइफाइड को। टाइफाइड। और टाइफाइड को नोट कर लेना कि भैया टाइफाइड है आपका आंत, जो आंतमा है ना, आंत होती है हमारी, उनको भैया प्रभावित करता है। और आंत्रज्वर की अगर जांच के बारे में बात कर ली जाए कि भैया इसकी जब जांच की जाती है तो जांच किसके द्वारा की जाती है? तो विडाल जांच होती है इसकी। किसकी? विडाल जांच होती है। और इसमें एक जीवाणु रोग पाया जाता है। उस रोग का क्या नाम है? जो रोग पाया जाता है आंत्रज्वर में, क्या नाम है उस रोग का? किसी को पता है उस रोग का नाम क्या है? तो उस रोग का नाम लिख लेना। उसका नाम है आपका साल्मोनेला आपका टाइफी। ये रोग, ये आपका जीवाणु पाया जाता है इसमें, जिससे आपका आंत्रज्वर होता है। और अगर बात करें भैया जीवाणु आपके कौन कौन से हैं, देखो विषाणु को नोट कर लेना पहले। विषाणु से कौन कौन से होते हैं? विषाणु से होते हैं आपका एक खसरा। पोलियो के बारे में बात करेंगे, नोट कर लेना भाई ये कॉपी में, ठीक है। खसरा हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी। तो ये किससे फैलने वाले रोग हैं? तो ये तो आपके विषाणु से फैलने वाले लोग हैं। और जीवाणु के बारे में बात करें कि जीवाणु से फैलने वाला रोग कौन कौन सा है, तो नोट करो जीवाणु वाले। टिटनेस, क्षयरोग। क्षयरोग क्या होता है? टीबी होता है। क्या होता है भाई? ये आपका टीबी होता है, टीबी रोग होता है जो। इसके बाद हम आपका हैजा। प्लेग के बारे में बात करेंगे। प्लेग आपका किससे होता है? ये जीवाणु से होता है। प्लेग क्या? प्लेग के बारे में बात हो रही है। प्लेग आपका किससे होता है? जीवाणु से होता है यहीं पर। और आपका जैसे डिप्थीरिया हो जाएगा, डिप्थीरिया। काली खांसी के बारे में बात करें, काली खांसी। तो ये सभी के सभी रोग किससे फैल सकते हैं? जीवाणु से फैलते हैं। किससे फैलते हैं? जीवाणु से फैलते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, थोड़ा और बड़ा कर लें, लीजिएगा। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलो, क्वेश्चन बोल रहा है कि 6ठी सदी जो आप बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी या चेदी कहा जाता था? देखो, बीसी और एडी के बारे में किस किस को पता है भाई? बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है? आप एक स्केल के माध्यम से समझो बीसी और एडी क्या होता है। देखो, मैंने यहाँ पर रखा, स्केल ले लिया और इस जगह पर मैंने आपका 0 रख लिया, और 0 पर रख लिया मैंने ईसा मसीह का जन्म। ईसा का जन्म हो गया आपका 0 पर, ठीक है। अच्छा, अगर ईसा मसीह के जन्म से पहले चलोगे, इधर चलोगे आप, तो ये होता है आपका बीसी। और जन्म के बाद चलोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एडी। अब देखो, जैसे हमारी 2024 चल रही है, 2024 एडी में है। 1947 के बारे में भारत आज़ाद हुआ था। इसके बाद में आपका 1498 एडी में आपका वास्को डी गामा भारत आया। तो ये सभी के सभी एडी में आते हैं। बीसी के बारे में, बीसी में क्या आ जाएगा? जैसे 326 बीसी में आपका क्या है? सिकंदर भारत आया था, 326 बीसी में आया था, ठीक है। तो इसे स्केल से ये समझ लेना। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है आपकी बिफोर क्राइस्ट। और एडी की होती है आपकी एनो डोमिनी। एनो डोमिनी। हिंदी के बारे में बात करें तो भैया ये समझ लेना, ईसा मसीह के जन्म के बाद आपका एडी होता है, और ईसा मसीह के जन्म से पहले आपका बीसी होता है।
ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका, ए हो जाएगा, बुंदेलखंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो आपका बुंदेलखंड है यूपी और किसके बॉर्डर पर भैया, एमपी के बॉर्डर पर है, यूपी और एमपी के बॉर्डर पर आता है। और चेदी आपका क्या है, महाजनपद है। और चेदी की राजधानी क्या है भाई, चेदी महाजनपद की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी सुक्तिमती, सुक्तिमती इसकी राजधानी है। यहीं पर बात करें भारत में, भारत में कितने महाजनपद हैं, कितने महाजनपद थे भैया भारत में, महाजनपद किस किस को पता है भैया भारत में कितने महाजनपद थे, तो इसमें महाजनपदों की संख्या थी आपकी 16, और जिसमें से यूपी में कितने थे, यूपी में, तो यूपी में हो जाएंगे आपके 8 महाजनपद, कितने, 8 महाजनपद थे। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बुंदेलखंड। मैं आपको इतना डीप लेकर चल रहा हूं जिससे आपको कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। अगला क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक, तो वो हो जाएंगे आपके बृहद्रथ, क्योंकि बृहद्रथ की हत्या किसने की थी भैया, पुष्यमित्र ने की थी। और ये कौन थे, ये आपके सेनापति थे, ये कौन थे, बृहद्रथ के सेनापति थे, ठीक है। और इन्होंने भैया एक वंश की नींव रखी थी, ये संस्थापक हैं, कौन सा वंश हो जाएगा, तो शुंग वंश हो जाएगा, कौन सा वंश हो जाएगा, शुंग वंश, शुंग वंश। अब बात करेंगे हम मौर्य वंश की तरफ चलेंगे कि भैया जो आपका क्या है मौर्य वंश, मौर्य वंश की नींव किसने रखी, या संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। और इन्होंने कब रखी थी, आपसे पूछा जाए कि कब रखी थी इन्होंने नींव, या फिर इन्होंने स्थापना कब की थी, तो ये की थी इन्होंने स्थापना भैया 322 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में। अच्छा, मौर्य इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का, नोट करो, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ कि आप कॉपी में नोट करते हुए जाना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था आपका 345 ईसा पूर्व में, क्योंकि ईसा पूर्व आपकी घटती हुई आती है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बारे में बात करें कि भैया मृत्यु, मृत्यु कब हो जाती है, यानी कि इनकी मृत्यु होती है आपकी, जैसे बात की जाए भाई 298 ईसा पूर्व में, देखो घटते हुए आ रहा है ना। अच्छा, इसके बाद हम मौर्य वंश का क्रम क्या था, मौर्य वंश का क्रम था भैया इनका क्या है, जैसे उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी कौन होता है भैया, पुत्र होता है। और इनका पुत्र का नाम क्या था, इनके पुत्र का नाम था भाई, जैसे नोट कर लीजिए, बिंदुसार, बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन था, बिंदुसार का पुत्र था अशोक। और अशोक ने क्या अपनाया था भैया, बौद्ध धर्म अपनाया था, अशोक ने क्या अपनाया था, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के लिए अपने पुत्र पुत्री को कहाँ पर भेज दिया था इन्होंने, प्रचार के लिए, प्रचार के लिए कहाँ पर भेजा था, श्रीलंका भेजा था, श्रीलंका में प्रचार करने के लिए भेजा था। अच्छा, इसके बारे में और नोट करो भाई, जैसे बात कर ली जाए, अशोक बिंदुसार हो गया। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का अभी नोट करो, प्रधानमंत्री कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इनका नाम था कौटिल्य, कौटिल्य कह लो, या इनका और भी नाम है, जैसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है इनको, विष्णुगुप्त। और इनको चाणक्य भी कहते हैं, क्या कहते हैं, चाणक्य। और इनकी एक पुस्तक है भैया, पुस्तक को किसी को याद है क्या, इनकी पुस्तक का नाम, पुस्तक का नाम, तो इनकी पुस्तक का हो जाएगी कौन सी भैया, अर्थशास्त्र, कौन सी हो जाएगी, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, तो इनकी पुस्तक है। और इन्हीं को क्या कहा जाता है भैया, भारत का मैकियावेली, भारत का मैकियावेली, मैकियावेली कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में नोट कर लेना, इन्होंने क्या देखा था, अखंड भारत का सपना, अखंड भारत का सपना देखा था, इनको नोट कर लेना जितना भी मैंने आपको बताया है। और नोट करना, जैसे बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि भैया इनका जो पाटलिपुत्र में, कहाँ पर, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में जो महल बना हुआ था वो किसका बना हुआ था, तो महल था आपका लकड़ी का, किसका था, लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जितना मैंने आपको कराया ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहीं पर बात करेंगे भैया मृत्यु, मृत्यु की भी और नोट कर लेना कि जो आपकी मृत्यु, मृत्यु कहाँ पर हुई थी, मृत्यु हुई थी उनकी श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला।
और श्रवणबेलगोला कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है हमारा कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है जितना भी मैंने आपको कराया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। कहाँ पर है? तो ये पड़ता है आपका मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में, ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं पूछूं भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, इस विश्वविद्यालय की स्थापना, तो आपका आंसर आना चाहिए 2000 ईस्वी में। 2000 में इसकी स्थापना हो गई थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे भैया जिसमें जो आपका पंतनगर दिख रहा है ना, पंतनगर, तो पंतनगर में क्या है? पंतनगर में आपका देश का प्रथम, क्या? देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। कृषि विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर है? तो ये आपका पड़ता है भैया कहाँ पर? पंतनगर में पड़ता है। और इसकी स्थापना के बारे में बात कर ली जाए कि स्थापना इसकी कब होगी? स्थापना होती है 1960 में। किसके द्वारा? नेहरू जी द्वारा, नेहरू जी द्वारा। और आपको ये भी ध्यान में रखना है, जो आपका पंतनगर है ना, पंतनगर वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में, तो वर्तमान में उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये पहले किसका हिस्सा था? ये पहले, तो नोट कर लेना, ये आपका पहले किसका हिस्सा था? तो पहले यूपी का था, पहले यूपी में पड़ता था, यूपी में, क्योंकि यूपी से आपके 13 जिले काटे गए थे, 13 जिले। और 13 जिले काटने के बाद में किसका गठन किया गया था? उत्तराखंड का गठन किया गया था। कब? तो ये किया गया था 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ और समझना कि मेरठ में आपका कौन सा है भैया? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। कौन सा हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय आपका ये कहाँ पर है? तो ये भी आपका मेरठ में पड़ता है। और इसकी स्थापना 1965 में होती है। ठीक है, और मेरठ में आपका एक और बनवाया जा रहा है, जैसे मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय। मेजर ध्यानचंद, ये करंट का क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय आपका, तो ये कहाँ पर बनवाया जा रहा है? ये भी आपका मेरठ में बनवाया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में अली बंधुओं शौकत और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? आपको पता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और इसी में आपका एक नारा दिया था करो या मरो का। करो या मरो कब दिया गया? 1942 में दिया गया था। अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी खिलाफत आंदोलन। और आपको पता है भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन में क्या कहा गया था? आपको पता ना, जो तुर्की है, तुर्की के खलीफा, तुर्की के खलीफा का जो पद है, पद को क्या करने के लिए भैया? समाप्त करने के लिए, पद समाप्त करने के लिए। और तुर्की के खलीफा का नाम क्या था? तो मुस्तफ़ा, क्या हो जाएगा? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। कमाल पाशा तुर्की के कौन थे भैया? ये खलीफा थे। इन्हीं को पद को नष्ट करने के लिए करा गया था खिलाफत आंदोलन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? निष्क्रिय गैस, अब आपको ये ध्यान में रखना है, जो हमारी निष्क्रिय गैस होती हैं कौन से ग्रुप में रखी गई हैं? निष्क्रिय गैस, तो सर ये हमारे ग्रुप 18 में है। किस में है? 18वें समूह में है। और 18वें समूह में कौन कौन आता है? तो नोट करो 18वें समूह में कौन कौन आता है। जैसे हीलियम, कौन सा आ जाएगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, और जेनॉन, क्रिप्टॉन, ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी 18वें ग्रुप के हैं। ठीक है, और रेडॉन, तो ये सभी 18 ग्रुप में आते हैं। लेकिन हमारा क्लोरीन नहीं है। क्लोरीन हमारा क्या है? निष्क्रिय गैस नहीं है, इसलिए हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है ये रिपोर्ट भाई? तो वो की जाती है आपके अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी पर ताला लगा दो, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसकी पूछूं कि भैया इसकी स्थापना कब हुई थी,
किसकी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना? तो आपका आंसर आना चाहिए 1919 में। कब? 1919 में। और आपको पता है जैसे WBA के बारे में बात करी जाए और या IMF के बारे में बात की जाए तो इनको जुड़वा बहन कहते हैं। क्यों? आपको पता है जैसे बात की जाए इन दोनों की स्थापना जो आपका वुड्स सम्मेलन हुआ था ना, वुड्स सम्मेलन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा की गई थी। सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में। और इन दोनों की स्थापना कब की थी? विश्व बैंक की, IMF की? तो स्थापना की गई थी उनकी 1945 में। कहाँ पर? 1945 में इसकी स्थापना की गई थी इन दोनों की, ठीक है। इनको जुड़वा बहन भी कहते हैं। अगर मैं पूछूं विश्वविद्यालय, जैसे आपका विश्वविद्यालय ना भैया, ये WHO है। क्या है? WHO। भाई WHO की स्थापना के बारे में बताओ, किसी को याद हो तो WHO की। तो सर 7 अप्रैल लिखो, 7 अप्रैल 1948। बहुत शानदार। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जिनेवा में है, जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पर पड़ता है भैया? ये आपका स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड। नोट करना जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये कॉपी ले लो आप, है चलेगा। देखो WHO की प्रथम महिला बनने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन थी? तो राजकुमारी, राजकुमारी कौन सी हो जाएंगे? राजकुमारी अमृता कौर थी, अमृता कौर। बताओ, इतना मतलब अच्छा कंटेंट आपके लिए दे रहे हैं, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि क्लास को शेयर नहीं करते हो भाई आप, हैं? अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? भी आपका जिनेवा में है, जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पर है? जिनेवा कहो या जिनेवा कह लो, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी नहीं है? भाई सम्मिलित में इनमें कौन सी सहायक नदी है वो जिसकी सहायक नदी नहीं है? मालप्रभा कृष्णा की, ये तो हमारा बिल्कुल सही है। हेमवती कावेरी की, ये भी सही है। मंजरा गोदावरी, ये भी सही है। प्राणहिता महानदी, नहीं भैया, ये प्राणहिता है ना, ये हमारी गोदावरी की है। किसकी है? गोदावरी नदी की है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा गलत है। देखो अब इसमें समझना, जैसे अगर मैं कृष्णा के की तरफ चलता हूँ, किसकी तरफ? कृष्णा की। तो कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? जैसे घाट प्रवाह के बारे में बात करें, घाट प्रवाह हो जाएगी, माल प्रवाह हो जाएगी, माल प्रवाह। भीमा के बारे में बात करूं, कोयना, कोयना। तो ये सभी के सभी क्या हैं? कृष्णा की सहायक नदी हैं। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ठीक है। अगर मैं महानदी की तरफ चलता हूँ, किसकी तरफ? कि महानदी की सहायक नदी, महानदी की सहायक नदी। तो महानदी की सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ। इसके बाद में हंसदेव, हंसदेव। इसके बाद हम बात करेंगे तो जोक, तेल और अरपा। तो ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी महानदी की हैं। देखो अब गोदावरी को नोट कर लेना। गोदावरी की लंबाई के बारे में बात की जाए, लेंथ के बारे में, तो 1465 किलोमीटर है इसकी लंबाई। इसको भैया ब्रतगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रतगंगा के नाम से जाना जाता है। इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा। और इसके बाद में आपका भैया गोदावरी को वो नोट कर लेना, इसका उद्गम नासिक से होता है। नासिक कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। त्र्यंबकम आपकी जो पहाड़ी है ना, वहाँ से, ठीक है। और भारत की सबसे प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय लंबी नदी है ये आपकी, लंबी नदी, ये भी आपको नोट कर लेना है। क्लियर है? तो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इस तरह से मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ तो कॉपी में नोट करते हुए जाना और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना और लाइक कर देना। इससे बेहतर कोई नहीं पढ़ाने वाला। पराबैंगनी किरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर पर स्थित है? भाई देखो, पराबैंगनी किरणें होती हैं आपकी, जैसे हमारी अगर ये हो जाए तो हमारी क्या हो जाएगा भाई? हमारी जो स्किन है ना, स्किन कैंसर हो जाएगी, स्किन कैंसर। और आपको पता है स्किन कैंसर से बचाने के लिए किसका? समताप मंडल का प्रयोग करते हैं। समताप मंडल बचाता है हमें। और यहीं पर आपके वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10 कि जल रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया था? तो ये तो बनाया गया था भाई हमारा 1974 में। और बात कर लें 1981 में क्या हुआ था फिर भाई?
1981 में तो भैया आपका वायु प्रदूषण आया था। कौन सा है ये वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम, निवारण अधिनियम आया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में देना है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है अगला कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा के बारे में बात हो रही है। देखो ये है आपका चंदौली में। कहाँ पर? चंदौली में। अगर मैं इसके चंद्रप्रभा के बारे में बात करूं तो भैया इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना की गई थी इसकी 1957 में। कब? 1957 में। और नोट कर लेना, अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो किसी को याद है क्या? नहीं है तो लिखिएगा, हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर। और सबसे छोटे के बारे में बात करें कि सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटे का आंसर आपका आना चाहिए, वो आना चाहिए पटना। सर ये तो पटना बिहार में ना भैया, ये पटना नाम है इसका, और ये आपका एटा में है, एटा में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो कहते हैं, इसका मुख्यालय या फिर इसका गठन कब किया गया था? गठन के बारे में पूछ रहा है, तो गठन को नोट कर लेना आप सबसे पहले। किसके गठन को? तो कि भैया इसका जो गठन है, गठन कब किया गया था? देखो अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूँ तो इसका गठन किया गया था आपका 1969 में। देखो अब इसरो के बारे में नोट कर लेना, इससे पॉइंट निकलते हैं आपके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? या फिर बात की जाए वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बात करें, या फिर बात की जाए प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, चलो इनको नोट करो। अब देखो हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है, बेंगलुरु। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष को भी नोट करो, तो वो हो जाएंगे आपके विक्रम साराभाई। और इनके ही सहयोग से भैया क्या इसरो का गठन किया गया था? सहयोग से इसरो का गठन। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो इसका फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ये लिखा हुआ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है? पूर्वांचल, देखो इसमें आपकी पहाड़ियाँ पूछी जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो पूछी जाती है। जैसे बात की जाए भैया एक पटकोई की है, किसकी है? पटकोई पहाड़ी कहाँ पर पाई जाती है? ये आपकी तमिलनाडु की है। तमिलनाडु में, जो आपका तमिलनाडु कौन सा? पूर्वी घाट का भाग है। ठीक है, इसमें आपकी एक कौन सी हो जाएगी? जैसे लेमाटोल, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं भैया? मणिपुरी पहाड़ी। तो अब आपको याद आ गई मणिपुरी, मतलब मणिपुर से होगी। तो ये कहाँ की? ये आपकी मणिपुर की है, मणिपुर। ठीक है, आज इसमें बात करेंगे नागा पहाड़ी के बारे में कि नागा पहाड़ी है। नागा पहाड़ी कहाँ की है? तो नागा पहाड़ी आपकी नागालैंड की है, नागालैंड की। नोट करते जाना जितना मैं आपको कराता हुआ चल रहा हूँ। ऐसे ही महेंद्रगिरी की तरफ बढ़ेंगे। महेंद्रगिरी पहाड़ी हो जाएगी कि भैया महेंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ की है? तो महेंद्रगिरी पहाड़ी आपके उड़ीसा में है, उड़ीसा में। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवरा पहाड़ियाँ। और सेवरा पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती हैं? तो ये भी आपकी, हाँ पटकोई, सॉरी यहाँ पर पटकोई को सही करना भाई। पटकोई आपकी तमिलनाडु में नहीं है, ये आपकी पटकोई पड़ती है आपकी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, एपी में है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में पटकोई। ठीक है, और सेवरा की पहाड़ी आपकी ये है आपकी तमिलनाडु की। और ये आपकी पूर्वी घाट है ये आपका। ठीक है, ये आपका पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट का भाग है। ठीक है, अब आपका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिजो आपकी मिजोरम की हैं, मणिपुरी पहाड़ी मणिपुर की हैं, तो ये तो मैंने आपको करा दिया है।
ठीक है। नागा आपकी नागालैंड की पड़ती हैं, किसकी पड़ती हैं? नागालैंड की पड़ती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तारा भौतिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंदौर, शिलोंग, नैनीताल या फिर आपके बेंगलोर? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलोर। और इसकी स्थापना के बारे में नोट कर लेना कि भैया इसकी स्थापना है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना होती है आपके 1971 में। कब? 1971 में इसकी स्थापना होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितने आप इसको स्टार लेना चाहो ले सकते हो। क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि किस मुगल सम्राट ने दीनपना नगर की स्थापना की थी? तो दीनपना की स्थापना की थी आपके हुमायूं ने। और हुमायूं के अगर मैं शासनकाल की तरफ चलता हूँ कि इनका शासनकाल तो 1530 से लेकर और आपका 1500 किसके बारे में 1540 तक रहा था आपका, पहला तो 40 तक। और इसके बाद में इसने दोबारा किया था तो इनका आया था दोबारा से 1555 से लेकर, मैं ये भी बताने वाला हूँ कैसे कैसे हुआ था। और 1556 तक चला था। और 56 में इनकी क्या हो गई थी? 56 में तो भैया इनकी मृत्यु हो गई थी। 56 में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। देखो अब नोट करना, जैसे बात की जाए कि ये आपका किस नदी के तट पर है? दीनपनाह, तो यमुना नदी को नोट कर लेना। यमुना नदी, यमुना नदी तट पर है, नदी पर बना हुआ है। अच्छा, इसी को भैया दीनपनाह को नष्ट किया था। नष्ट कर दिया किसने? ये किया था आपका किसने भैया? जो आपके सूरी ने, शेरशाह सूरी ने। और इसकी जगह पर क्या किसका निर्माण किया था? जो दिल्ली का पुराना लाल किला है, क्या है? दिल्ली का पुराना लाल किला, पुराना लाल किला किसने करवाया उसका निर्माण? वो करवाया आपके भैया किसने? शेरशाह सूरी ने करवाया है। और नोट करो हुमायूं के बारे में कि हुमायूं ने युद्ध लड़े थे। तो हुमायूं के युद्ध नोट कर लेना। पहला युद्ध था हुमायूं का, जैसे बात की जाए देवराय का युद्ध, देवरा का युद्ध। और हुमायूं ने देवरा का युद्ध कब लड़ा था? 1532 में। इसके बाद में पहला युद्ध हो गया। दूसरे युद्ध की तरफ बढ़ेंगे तो दूसरा युद्ध था इनका कौन सा भैया? चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध। और चौसा का युद्ध भैया कब लड़ा? 1539 में। मैं ये भी बताने वाला हूँ किससे लड़ा था। तीसरा था आपको कौन सा भैया? कन्नौज का या बिलग्राम का? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। ये कब लड़ा था? 1540 में। देखो अब नोट कर लेना, ये दोनों युद्ध है ना, ये आपके चौसा और कन्नौज, ये सूरी से हारा था। सूरी से क्या हो गया था? सूरी से क्या हुआ था भैया? सूरी से हारा था ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे जैसे इन्होंने फिर इनकी दोबारा वापसी हुई, क्योंकि 1541 में कहाँ पहुंच गए? 1541 में ये आपके सिंध पहुंच गए थे, सिंध पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान में। और सिंध पाकिस्तान में इन्होंने भैया क्या है? निकाह किया। निकाह, निकाह कब किया था? 1541 में। किससे? बानो बेगम से, बानो बेगम से। और बानो बेगम से भैया एक पुत्र पैदा होता है। उस पुत्र का नाम क्या है? पता है क्या किसी को इनके पुत्र का नाम? तो इनका पुत्र था भैया कौन? अकबर। कौन था? अकबर था। ये वही अकबर है जिन्होंने 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। किस किस के बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। अकबर का नेतृत्व बैरम खान ने किया था, जिसमें अकबर की विजय होती है। और 56 के बाद में भैया इन्होंने क्या है? 55 में, हाँ 55 में एक युद्ध और लड़ा था इन्होंने। हुमायूं वापस आए थे तब 1555 में दोबारा से वापस आए तो इन्होंने सरहिंद का युद्ध लड़ा था, सरहिंद। और आपका मानछीवाड़ा, मानछीवाड़ा, ये दोनों युद्ध लड़े थे और दोनों को जीत गया था ये। और 1556 में क्या हो गई थी? 1556 में इनकी मौत हो गई थी। तो जितना भी मैंने आपको प्रेम कथा बताई है वो समझ में आ गया ना भाई। इनकी एक पुस्तक है हुमायूंनामा, हुमायूंनामा। हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी आपकी किसने भैया? जैसे बाजे गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम ने। और गुलबदन बेगम कौन थी? इनकी बहन थी भाई। कौन थी? बहन थी। बहुत बहुत स्टूडेंट ये मानते कि भाई इनकी मतलब उनकी वाइफ थी, नहीं इनकी बहन थी ये। वाइफ तो भैया ये रही बानो बेगम। कौन थी? बानो बेगम, बानो बेगम थी जिनसे पैदा हुए थे अकबर।
ठीक है, तो जितना आपको क्लियर हो गया ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि तंजौर क्या है, तंजौर के बारे में बात हो रही। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? देखो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, राजा राजा प्रथम ने। और राजा राजा प्रथम किस वंश का था? तो चोल वंश का था, चोल वंश का था। ठीक है, अच्छा इसको भैया क्या है, इसको यूनेस्को में कब जोड़ा गया? यूनेस्को में शामिल कब किया गया था? शामिल, तो इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था भैया 1987 में। ठीक है, अच्छा तमिलनाडु में के बारे में बात करेंगे, तमिलनाडु के बारे में कि भैया तमिलनाडु में कौन कौन से मंदिर हैं। तो तमिलनाडु में देखो एक रामनाथ, कौन सा हो जाएगा? रामनाथ स्वामी मंदिर, स्वामी मंदिर, तो ये कहाँ पर है? ये हमारा तमिलनाडु में है। एक बात की जाए नटराज के बारे में, नटराज मंदिर, और बात की जाए एक मीनाक्षी है, मीनाक्षी, तो मीनाक्षी ये आपके सभी के सभी कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 1877 में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे दरबार लगे थे, हमारे दरबार कितने लगे थे? दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार कितने लगे भैया? दिल्ली दरबार लगे थे सर हमारे 3। अब 3 कौन कौन से? देखो पहला लगा था आपका 1877 में, दूसरा लगा था हमारा कब? 1903 में, और तीसरा लगा था आपका 1911 में। और 1911 में क्या कहा गया था? 1911 में कहा गया था जो भारत की राजधानी कलकत्ता है ना, उसे दिल्ली कर दिया जाए, और कर भी दिया था। तो इस क्वेश्चन के जब आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। और आपको ये भी ध्यान में रखना है लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में क्या आया था भैया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, और आर्म एक्ट 78 में ही आया था जो हथियार लगाने पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, और लिटन का जब शासनकाल के बारे में बात करेंगे तो भैया 1876 से लेकर 80 तक चला था, 76 से लेकर 80 तक। अच्छा रिपोन है, वो रिपन है आपका, रिपन, इनके समय पर भैया जनगणना हुई थी। जनगणना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1881 में, नियमित रूप से। किस रूप से? नियमित रूप से, नियमित रूप से। ठीक है, वैसे तो आपकी 1872 में हो जाती है, लेकिन वो आपकी नियमित रूप से नहीं थी, वो सर्वप्रथम थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है? देखो यूरोपीय संघ के बारे में नोट कर लेना। सबसे पहले इसकी स्थापना को नोट करो कि भैया जी इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1993 में। कब? 1 नवंबर 1993 में इसकी स्थापना होती है। और यूरोपीय संघ में देशों की संख्या कितने? देश कितने भैया इसमें? तो देश हैं इसमें आपके 27। कितने हैं? 27 देश हैं। अगर इसके मुख्यालय के बारे में बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है, तो बेल्जियम, और बेल्जियम के कहाँ पर भैया? ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स के बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अच्छा येन कहाँ की है? येन, तो येन आपकी जापान की है। वो आपसे पूछ क्या रहा है? आधिकारिक मुद्रा पूछ रहा है। डॉलर के बारे में बात करें तो डॉलर यूएसए की हो जाएगी। यूरो के बारे में बात करें, यूरो कहाँ की है? तो यूरो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूरो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यूरोपीय संघ की यूरो है। पाउंड के बारे में बात करें तो यूनाइटेड किंगडम को नोट कर लेना, यूनाइटेड किंगडम की है। क्लियर है? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय, जिसे हम आईएमएफ बोलते हैं, मैंने आपको बताया ना आईएमएफ और आपका क्या वर्ल्ड बैंक के बारे में कि ये दोनों जुड़वा बहन हैं। और इनका भैया स्थापना 1944 में, कब? 1944 में किसके? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ठीक है, नोट कर लेना, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के सहयोग से हुआ था। कब हुआ था? कब हुई थी स्थापना इनकी? 1945 में। दोनों को 1945 में होती है, 1945 में होती है इन दोनों की स्थापना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लाइक में बहुत ज़्यादा आप कंजूसी करते हो। ये क्वेश्चन तो आपका रिपीट हो गया। वज्जी महाजनपद
इस बज्जी वाले का कमेंट में आंसर बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इस कमेंट में आंसर बताइएगा। आपको पता है आज हमारा मॉडल पेपर कौन से नंबर का हुआ है? तो आज का हमारा मॉडल पेपर हुआ है 8 नंबर का, और कल आपके लिए फिर एक मॉडल पेपर। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक आपको रोजाना मॉडल पेपर दिया जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाएगी। दोनों की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। वीडियो खत्म होते ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। और महाजनपद को नोट कर लेना। अगर भारत के बारे में बात की जाए कि भारत में कितने हैं, तो भारत में आपके 16 थे, और सबसे ज़्यादा आपके यूपी में थे, आपके कितने? 8 थे। ठीक है, इतना तो मैंने बता दिया, अब आपको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में छापना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट का हमें इंतजार रहेगा आपकी का। ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।